माननीय राज्यपाल पंजाब माननीय श्री लाभचंद कटारिया जी से निवेदन करता हूं कि कृपया आया और उद्बोधन दें। बोले सो निहाल। वास्तव में शेखार भारती के 8वें राष्ट्रीय अधिवेशन के अवसर पर मंच पर विराजमान सरकार्यवाह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ माननीय दत्तात्रेय जी, शेखार भारती का राष्ट्रीय अध्यक्ष दीनानाथ जी, हमारे स्वागत समिति के अध्यक्ष इंदर सिंह जी, आदरणीय बलराम दास जी अध्यक्ष पंजाब, और अभी जिनका वर्षों के अनुभव का सार जो आपने और मैंने सुना, जिन्होंने एक तरह से इफ्को को एक ऐसी संस्था के रूप में खड़ा किया जो केवल भारत में ही नहीं दुनिया में आज की तारीख में पहचानी जाती है, और जिनको शेखार भारती के इस राष्ट्रीय अधिवेशन में हमने उनका सम्मान करके उनका ही सम्मान नहीं किया, सारा देश का सम्मान किया, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय डॉक्टर उदय शंकर अवस्थी जी, रविंद्र सिंह जी महासचिव पंजाब, हमारे शेखार भारती के आमंत्रण पर पधारे हुए सब विशिष्ट जन, संपूर्ण देश से आए हुए शेखार भारती के मेरे सभी साथी भाई बहनों, वास्तव में ये हमारा भी सौभाग्य है कि आप इस अधिवेशन को जिस तारीख को आपने प्रारंभ किया, वो मैं सोचता हूँ इस पंजाब के लिए और हिंदुस्तान के इतिहास के लिए एक स्वर्णिम दिन माना जाता था, जहाँ चांदनी चौक में इस बलिदानी पुरुष ने धर्म की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया। सौभाग्य से वो जो उनकी तपस्वी स्थली है वो भी यहाँ से पास में ही बाबा बुद्धा यहीं पर स्थित है, बकान। कल का दिन का सौभाग्य है कि उनकी भी पुण्यतिथि थी और 350वीं थी, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भी कल का जो दिन था वो उनका भी पुण्य स्मरण का दिवस था। आपने जो चयन किया उसके लिए शेखार भारती के सभी पदाधिकारियों को, अध्यक्ष को धन्यवाद देता हूँ कि एक तरफ आपने ऐसा दिन चुना और दूसरा दिन आपने मेरे पंजाब की धरती को आपने अवसर दिया, अमृतसर को। इसके लिए मैं शेखार भारती की सारी राष्ट्रीय टीम को और यहाँ के हमारे अध्यक्ष जी और यहाँ की टीम को धन्यवाद देता हूँ कि आज संपूर्ण देश के शेखार भारती के प्रमुख कार्यकर्ताओं को यहाँ आपने मुझे उनके सम्मुख खड़े होने का मौका दिया, स्वागत करने का मौका दिया। मैं पंजाब की जनता की तरफ से, पंजाब सरकार की तरफ से और मेरी तरफ से आपका हृदय से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मैं सोचता हूँ कि शेखार भारती को जिन्होंने प्रारंभ किया, लक्ष्मण राव जी, मेरा सौभाग्य है कि मैंने उनके दर्शन किए। एक व्यक्ति किस प्रकार से एक छोटे से बीज को डाल करके अपने खून पसीने से सींच करके आज इस वटवृक्ष के रूप में जो खड़ा कर दिया, इस संपूर्ण देश के 28 राज्यों में आज शेखार भारती का काम है। 650 से अधिक जिलों में शेखार भारती काम कर रही है। आज संपूर्ण देश में सहकारिता आंदोलन में अगर कोई अग्रणी संगठन के रूप में काम कर रहा है, जिन्होंने केवल और केवल कोई यूनियन चलाने का काम नहीं किया, तो अपने कार्यकर्ताओं को संस्कारित करके समाज को सहकारिता से जोड़ने का अनोखा प्रयत्न किया। मैं सोचता हूँ उस समय जो वाक्य उन्होंने जो दिया था, बिना संस्कार
नहीं सहेगा। केवल और केवल कोई संगठन बना करके कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं, जब तक हमारा कार्यकर्ता संस्कारित नहीं होगा तब तक वो सहकार कर ही नहीं सकता। हमारा देश का सौभाग्य रहा है कि हम बचपन में गुलामी में जरूर जिए थे, लेकिन गांव का हर काम सहकारिता के आधार पर होता है। मैं सोचता हूं कि मैं जिस आदिवासी क्षेत्र में रहता हूं, उस आदिवासी क्षेत्र में अगर किसी के घर पर मौत हो जाती तो जो भी व्यक्ति बैठने जाता है वो आदिवासी है, गरीब है, झोपड़ी में रहता है, लेकिन कभी खाली हाथ नहीं जाता। अगर एक मुट्ठी चावल की क्षमता है तो एक मुट्ठी चावल लेके जाता है, एक गुड़ का टुकड़ा लेकर के भी जाता है, उसकी क्षमता के अनुसार दाल लेकर के जाता है। ये क्या बताता है कि हम अपने जीवन को भी सहकारिता के आधार पर जीने के अभ्यस्त थे। ये कोई हम नया नहीं सीखे। हमारे गांव में कभी किसी व्यक्ति की मौत हो जाती थी तो घर वाला लकड़ी नहीं लाता था, और आदमी अपने घर से जितना उससे वजन तूक सकता था कोई गाड़ी और जीप में रख करके नहीं लाता था, अपने कंधे पर तोप करके लाता था, और संपूर्ण गांव के सहयोग से उसकी दाह क्रिया का काम होता है। इसका मतलब हमारा जीवन में प्रारंभ से बहुत ही संस्कार इस सहकारिता के थे, और वास्तव में कोई परिवार में बिना सहकारिता के कभी चल नहीं सकता। मैं सोचता हूं कि हम जो इस संगठन के माध्यम से लक्ष्मण राव जी ने जो टीम तैयार की, आप कल्पना कर सकते हो कि एक व्यक्ति अगर समर्पित भाव से लगता है तो एक विशाल संगठन खड़ा कर सकता है। वैसे ही हम सब लोग मिलकर के अगर उसी साधना और उसी तपस्या के आधार पर अपने काम को करें तो केवल हम अपने संगठन को ही बड़ा नहीं करेंगे, संपूर्ण देश आत्मनिर्भर बनने की ताकत अगर कहीं है तो इसी के अंदर है, जिसको हम बार बार करें। मैं सोचता हूं कि वास्तव में जिस प्रकार के अपने संगठन से मैं बहुत प्रारंभ से जुड़ा हूं, आज जरूर मैं दत्तात्रेय जी महामहिम हूं और मैं एक कार्यकर्ता भी हूं। मेरा जीवन भी इसी तरह रास्तों में से निकला। हम लोगों ने जो भी काम शुरू किया है तो देश और समाज को उठाने के लिए किया है, अपने आप के लिए नहीं। कभी सोचा भी नहीं होगा लक्ष्मण राव जी ने कि मेरी इस तरह से यहाँ एक तरह से उनकी लगा करके तस्वीर लगा करके उसका कोई पूजन करेगा। उन्होंने तो केवल अपना कर्म पूरा करने का प्रयास किया, लेकिन एक व्यक्ति इतना बड़ा संगठन और इतना लोगों का जीवन को सहकारिता से जोड़ करके, सहकारिता में जो कमियां हैं, जिन राज्यों ने सहकारिता को अच्छी प्रकार से आत्मसात किया वो तरक्की के रास्ते पर। आज गुजरात की तरक्की का आधार कोई है तो डेयरी है, और डेयरी सहकारिता के आधार पर जो खड़ा किया वो आज अमूल केवल भारत में नहीं दिखता है, दुनिया के हर देश में अमूल दिखता है। ये सहकारिता का चमत्कार। ये जो इफ्को के बारे में जो बताया अवस्थी जी ने, ये चमत्कार। तो वास्तव में मैं सोचता हूँ कि सहकारिता में जो भ्रष्टाचार और जिस प्रकार का नेतावाद घुस गया कि मेरे बाद मेरा बच्चा, मेरे बच्चे के बाद मैं, ये पीढ़ी दर पीढ़ी उस सहकारी समिति को नहीं छोड़ना, और उसके कारण से वास्तव में सहकारिता जहाँ नहीं पनप पाई उसके पीछे केवल ये स्वार्थ की भावना, सहकारिता के माध्यम से अपने परिवार को पालने वाले लोगों ने सहकारिता का बंडा ढाल कर। ऐसे समय में अगर कोई उठा सकेगा तो ये समर्पित कार्यकर्ता अपने चरित्र और अपने गुणों के आधार पर ही कर सकता है। और हमारी सफलता का राज भी यही है, हमारी सफलता का और कोई राज नहीं है। हम जिस समर्पित भाव से काम करते हैं, समाज अपने आप सहयोगी बन जाता है। आज का ये इतना बड़ा अधिवेशन जो हो रहा है, ये अधिवेशन सबके सहयोग के आधार पर हो रहा है। तो मैं सोचता हूँ कि वास्तव में सहकारिता के आधार पर ही एक तरह से हमारा सब प्रकार का काम जो है वो चलता है। और मैं सोचता हूँ इस संगठन के कारण से आपने कई प्रकार की उपलब्धियां इस क्षेत्र में दिलाने का प्रयास किया। आपका संगठन श्रीमान वास्तव में दीनानाथ जी को धन्यवाद देता हूँ कि आपके संगठन के प्रयत्न के कारण से ही
केंद्र सरकार में ये जो अलग से मंत्रालय बना है, अलग से मंत्री बना है, और वो भी गृह मंत्री को सहकारिता देकर के इस बात को साबित किया है कि अगर भारत आत्मनिर्भर और भारत 2047 में दुनिया का सर्वोच्च देश बनेगा तो उसका आधार यहाँ है। इसके कारण से आपको जिस प्रकार से उन्होंने संगठित करके और आपने एक सहकारी नीति बनाने के लिए सुरेश प्रभु जी को जिम्मेदारी दे करके एक तरह से सहकारिता क्या स्वरूप ले, नीति क्या हो, उसका ड्राफ्ट तैयार हो रहा है। आने वाले कुछ समय में वो आपके सामने आ जाएगा। उसमें आप लोगों की पहल के कारण से सरकार ने सुरेश प्रभु जैसे व्यक्ति को, जिसने अटल जी के टाइम पर है ना हमारी लीवर को कैसे जोड़ा जाए उसका प्रोजेक्ट उसे तैयार करके दिया, इस व्यक्ति को दिया है। पंजाब के अंदर भी आपने सहकारिता के अंदर जो पंजीयन शुल्क था वो 10 लाख कर दिया और उसके कारण से यहाँ रजिस्ट्रेशन होना असंभव हो गया। ये आपके निरंतर प्रयास के कारण से 10 लाख से घट करके 10,000 पर पंजीयन शुल्क करने का श्रेय इस सहकारिता विभाग को प्राप्त हुआ है। इसके लिए आप इसी प्रकार से आपने देखा होगा हिमाचल प्रदेश में जितना सहकारी समिति कमाती थी उसका 3% सरकार के खजाने में जमा होता था और जमा होने के साथ ही वो प्रशिक्षण और ट्रेनिंग कराता था। आपने प्रयत्न किया, उसके कारण से 3% में से 2% उसी सहकारी समिति को देना शुरू किया, जिसके कारण से आगे। तो मैं सोचता हूँ ये संगठन जब विषयों पर सोचता है, समस्याओं को सोचता है, उन समितियों की क्या दिक्कतें आ रही है, क्यों आगे नहीं बढ़ रही है, उसमें भी आपका योगदान निश्चित रूप से हुआ है। मैं सोचता हूँ कि ये जो आपने धारा 269 की छूट जो है ना कृषि सहकारिता समिति को दिलाई, जिसके कारण से उनको टैक्स में जो छूट मिली, उसके कारण से भी उनको अपने काम में खड़े रहने में बहुत आसानी हुई। मैं सोचता हूँ कि ये जो सामूहिक बैठ करके केवल अपने बारे में नहीं, अपनी समिति के बारे में नहीं, देश के संपूर्ण सहकारिता को कैसे ठीक किया जाए, इसके बारे में जो निरंतर चर्चा और निरंतर जो प्रयास हो रहा है ना, उसका परिणाम है कि इतने देश से, जैसे अवस्थी जी ने कहा ना, यही एक ऐसा संगठन जो अपने जेब से पैसे खर्च के यहाँ कार्यक्रम में आता है, बाकी तो सब जगह अपने सम्मेलन करने के लिए पैसे उनके देने पड़ते। इसका मतलब ये कार्यकर्ता कुछ सोच समझ करके इस संगठन से जुड़ा है और वर्षों की तपस्या और साधना के बाद इस स्थान पर आकर आज खड़े हुए हैं। मैं तो, क्योंकि मैं आपका ही साथी और आपका ही कार्यकर्ता हूँ, आज यह महामहिम जरूर हूँ, लेकिन मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि अगर एक लक्ष्मण राव जो इतना बड़ा संगठन खड़ा करके एक बना सकता है, तो हम थोड़ा सा प्रयत्न करें तो ये जो 2047 है वो 100% अगर जमीन पे कोई उतार सकेगा तो आपका ये आंदोलन उतार सकेगा। क्योंकि यहाँ गांव का गरीब हर व्यक्ति को समानता का आधार अगर कहीं मिलता है ना, तो सहकारिता में मिलता है। ये गरीब और अमीर के बीच की खाई को कोई बांट सकता है तो ये बांट सकता है। ये जाति विद्वेष अगर कोई खत्म कर सकता है तो ये खत्म कर सकता है। मैं सोचता हूँ देश निर्माण में जो योगदान सहकारी समितियों का है, सहकार आपका संगठन का है, मैं चाहता हूँ कि आप हमें फिर कभी अवसर दें। यहाँ कोई अगर कमी रही होगी आपकी व्यवस्था में तो वो सारी जिम्मेदारी मैं अपने पर लेता हूँ। वैसे मेरे प्रशासन ने प्रयास किया, जो भी सुविधाएं दे सकते थे देने का प्रयास किया, फिर भी कमी हो सकती है। क्योंकि मैं सोचता हूँ इतने अधिक देश के प्रतिनिधि आएंगे जो 2000 से लेकर 2500 के बीच में हैं। अभी कुछ लोग रास्ते में चल रहे होंगे जो दोपहर तक भी आ जाएंगे। तो वास्तव में मैं आप सब कार्यकर्ता भाई बहनों का भी अभिनंदन करता हूं और विशेष रूप से अवस्थी जी, आपकी इतने वर्षों के अनुभव का जो निचोड़ आपने रखा कि हम किस प्रकार से अपने खाद को तैयार करने के लिए बाहर से सामान मंगा कर तैयार कर रहे हैं। अब हमने जो नैनो निकाला है उसको कैसे नीचे तक पहुंचाएं ताकि यूरिया का खत्म होकर के इस कैंसर जैसे जहर से देश को किसी तरह से बचाया जा सके। आज की तारीख में मेरे गंगानगर से कैंसर ट्रेन चलती है, रोजाना आपके यहाँ पीजीआई आती है, उस ट्रेन का नाम ही कैंसर ट्रेन है। आज पहले कभी कैंसर एक आध गांव में कभी दिखता था 5-10 सालों में, अब तो हर चौथे परिवार में कैंसर दिखाई देता है।
तो मैं सोचता हूँ यह जो फर्टिलाइजर है, जिसने जमीन को बंजर किया है, जमीन के साथ जो अन्याय किया है, उसको जितना जल्दी पाट सके उतना ही मैं देश की जनता की स्वास्थ्य की हिफाजत भी कर सकेंगे। एक बार फिर आदरणीय सरकारवाला जी, हम बहुत भाग्यशाली है कि आज आप हमारे इस कार्यक्रम में पधार करके हम अमृतसर और पंजाब को भी आपने अवसर दिया। मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। जय भारत।